हेलो स्टूडेंट्स, ये इस चैनल की पहली वीडियो है जिस चैनल का नाम है एजुकेटर ऋषि। बेसिकली इस चैनल पे हम अभी प्रेजेंट में 10th क्लास की साइंस को कवर करेंगे और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल के थ्रू आप अपनी चीज़ों को, अपनी सिलेबस को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। और इस चैनल पे डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगी जो कि आपके सिलेबस को कवर करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस पे। और जो आपके सिलेबस के एनसीईआरटी के बेसिस पे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो पहला चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस चैप्टर को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सिलेबस से कंसीडर बुक्स हैं उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। और क्या होगा कि उन्हीं के बेसिस पे आप अपने बुक के साथ भी इस वीडियो में बने रख सकते हैं। मतलब जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा वो आप अपनी बुक के थ्रू भी फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हम इस चैप्टर को देखते हैं, हम इस चैप्टर के नाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पर मुझे दो चीज़ें देखने को मिली, वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे या जो बेसिकली जो मेरा मोटो रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस डालने के, इस चैनल पे वीडियो डालने का जो मेनली मोटो है वो ये है कि जितने समय से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को ये चीज़ तो पता है कि वो इतना पढ़ लेते हैं 10th में कि उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है, लेकिन उस चीज़ को उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है पेपर पे, वहाँ पर वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस चैनल पे मैं ये हेल्प कर सकूँ आपकी कि आप अपने आंसर राइटिंग्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं और वहाँ पर कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट जो आप यूज़ करेंगे और आपके आंसर में नॉर्मली ही वो फ़र्क दिखेगा, एक मैच्योरिटी दिखेगी आपके आंसर राइटिंग में, जो कि आपके आंसर को हो सकता है 10 आउट ऑफ आपके पहले 7 आते हो तो वो आपको 9 या 10 तक पहुँचा दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं दो चीज़ें यहाँ पर निकल के हमें मिली, जिसका नाम एक हमने देखा जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। पहले हम इन्हीं दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अपने बेसिक्स को जितना आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब हम चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे तो ये ईजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस लेवल पे जाने पे कि अच्छा ये चीज़ क्या है। जैसे हम आगे जाके हम मेटल्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उस लेवल पे अगर आप अभी इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेंगे तो वहाँ पर जाके आपके लिए चीज़ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जो हायर लेवल क्लासेस में भी, या अभी हम 10th की बात करें तो 10th में भी जो आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं वहाँ पर चीज़ें कैसे बनेंगी। तो दूसरी बात हम इसमें जो देख रहे हैं वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो केमिकल रिएक्शन और जो केमिकल इक्वेशन है, अगर हम इनको डिफरेंशिएट करना चाहें, नाम से दोनों आपको हो सकता है अभी तक एक जैसे ही लगते हों या आप इनमें इतना एग्जैक्टली डिफरेंशिएट ना कर पाते हों कि मैं इनको अपने राइटिंग में कैसे समझाऊं कि ये दोनों अलग हैं। तो इनको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की तो हमें ये चीज़ आपने अपनी छोटी क्लासेस में 6th-7th में भी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं देखे होंगे, बट कहीं ना कहीं आप रिएक्शन से बड़ा फ्रेंडली होंगे। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी होगी या रेस्पिरेशन की रिएक्शंस देखे होंगे अपने 9th, 8th, 6th में। और अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन, अगर मैं इसकी ऑन पॉइंट डेफिनेशन पे जाता हूं जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस। जो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं एक प्रोसेस है। क्या है? केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो वर्डिंग यूज करी हुई है बुक्स में, जिस तरीके से आपको और इजीली आप आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हो उसको ध्यान रखना। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ प्रोसेस कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे तो आपका आंसर में मैच्योरिटी दिखेगी। जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसको इसमें मैच्योरिटी दिखेगी जब आप उन बुक्स की लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed, in which क्या बोल रहा है, in which new substance with new properties are formed।
विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब यहां पर इसने ये चीज क्लियर कर दी केमिकल रिएक्शन में कि जो भी हम लेंगे, जो भी उससे नई चीज बनेगी वो सिमिलर नहीं रहेगी उन चीजों से जो कि पहले बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ नई भी आएंगी विद न्यू प्रॉपर्टीज। ये बात समझ आ गई आपको? यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? कोई नया सब्सटेंस बनता है। अब अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, मैं और फर्दर तोड़ूं जहां पे कि आपके चैप्टर में इसको बहुत अच्छे ढंग से भी समझाया गया है कि केमिकल रिएक्शन में अच्छा एक प्रोसेस है जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है या नई प्रॉपर्टीज के साथ कोई नई चीज बन रही है, कोई सब्सटेंस बन रहा है। तो अगर मैं अभी थोड़े समय के लिए केमिकल रिएक्शन को साइड रखूं और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या चीजें जो मुझे समझनी है। केमिकल रिएक्शन अगर मैं बेसिकली देखूं तो केमिकल रिएक्शन में मेरे पास आते हैं दो चीजें कि रिएक्टेंट्स और दूसरी चीज जो मेरे पास यहां पर निकलेगी वो होती है प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि जो यहां पर बात करी गई ना कि ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में कुछ तो चाहिए होगा उसे करने के लिए। तो जो प्रोसेस में कर रहा है, जो काम कर रहा है प्रोसेस में, कौन कर रहा है काम? रिएक्टेंट कर रहा है। यानी कि ये प्रोसेस कब होगी? जब रिएक्टेंट होगा, और वो रिएक्टेंट क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा? जो नई प्रॉपर्टीज के साथ सब्सटेंस आपका बना। यानी कि हमें यहां पर से एक चीज और समझ आ गई कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आई बात समझ आपको? यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि यानी कि जिसके कंसिडरेशन की वजह से प्रोसेस हुआ वो क्या है? रिएक्टेंट। और जो फाइनल चीज बनी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं, फिर उसके बाद हम इसमें आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके साथ जो हम डिस्कस कर रहे थे जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की तो हमें बेसिकली इसको इजी वे में समझें तो जो केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंपल सी बात, मतलब जो मैंने केमिकल रिएक्शन करी वहां पर मेरे कोई रिएक्टेंट्स रहे, और जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स मेरे पास रहे उनसे जो प्रोसेस हुई, मतलब मेरे पास दो रिएक्टेंट थे A प्लस B। ये दोनों क्या है मेरे पास? ये रिएक्टेंट्स हैं। क्या है ये मेरे पास? रिएक्टेंट्स हैं। इन रिएक्टेंट को रिएक्ट करके मेरे पास एक नया प्रोडक्ट बना जिसको मैंने क्या बोला? ये क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अब इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिख दूं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बनेगा, या व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे फॉर्म वाटर या H2O, तो वो तो एक लैंग्वेज हो गई। अगर मैं उसको लैंग्वेज वाली बेसिस पे लिख रहा हूं तो मैं केमिकल रिएक्शन बोल देता हूं। लेकिन अगर इसी को मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंपल सी बात है कि व्हेन वी यूज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एलिमेंट, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। अगर मैं इसकी नॉर्मल भाषा या सरल भाषा में आपको समझाऊं कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, जो केमिकल इक्वेशन की आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल रहे हैं यहां पर वो कि द मेथड, एक मेथड है ये, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसका? रिप्रेजेंटेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कि यहां पर प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, वो प्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर आपके सामने कुछ लिख रहा है। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? यहीं पर इसको पकड़ो, यहां पर रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। तो जब आप समझेंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऐसा मेथड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अ केमिकल, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसको? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी चीज कैसे रिप्रेजेंट करेगी? कुछ उसके पास सिंबल्स होंगे, वही चीज यहां पर भी लिखी है आपकी बुक में कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंपल वे, यही इक्वेशन
जो बनी हमारी इक्वेशन की जो डेफिनेशन बनी, केमिकल इक्वेशन थी हमारे पास, केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन बनी, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, और हम उसको अगर दूसरी भाषा में बोले एंड फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। यानी कि फिर से रिपीट करें, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर एक वर्ड आया सिंबल्स, अच्छा जी ठीक है, सिंबल्स और फॉर्मूलाज, ठीक है। दूसरी बात क्या आ गई हमारे पास? फॉर्मूलाज। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ अ सब्सटेंस, किसका फॉर्मूला? ऑफ अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस बना, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस बना हमारा कैसा होगा? इन्वॉल्व, जो इसमें इन्वॉल्व था, ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व, मतलब यहां पर ये दोनों इन्वॉल्व है ना, यहां पर इनके ही तो लिख रहे हैं हम कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, इसका मेथड है ना, हमने मेथड निकाला ना कि कैसे दिखा सकते हैं हम उसको, कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यहां पर मैंने सिंबल उसके और ए बी मान लिए, क्या पता कहीं पर मैं उसको N मान लूं, कहीं पर मैं उसको H मान लूं हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए मैं उसको O मान लूं, है ना। फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन, किसमें? इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व है ऑफ अ सब्सटेंस इन्वॉल्व इज नोन एज, इसको क्या बोल देंगे हम? केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। यहां तक बात समझ आई आपको? क्या बोल देंगे इसको हम? केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। ये दो चीजें पहले आपको समझनी पड़ेंगी यहां पर, कि केमिकल रिएक्शन में तो सिंपल हम बात करते हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस की। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोसेस है भैया, जहां पर क्या होता है कि नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। सिंपल बात, अगर मैं उसको थोड़ा और फर्दर तोड़ूंगा तो मैं बोल दूंगा कि वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद अ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये तो मैंने लैंग्वेज में बोला उसको, लेकिन अगर मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं, तो कैसे बोलूंगा मैं उसको? उस पॉइंट पर मैं उसका एक रिप्रेजेंट करूंगा उसको सिंबल्स के थ्रू, और जब मैं उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे लिए एक स्वाभाविक तौर पे थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए केमिकल रिएक्शन लिखना। हालांकि केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में तो हम पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, आसान वो भी है, लेकिन जब हम इक्वेशन में लिखेंगे तो हम फट से लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिखूं तो मैंने बोला कि भैया हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, इसने बना दिया मेरा वाटर, H2O बना दिया, ठीक है, बना दिया, कितना आसान हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू लिखूं तो मैं यहां पर पूरा लिखूंगा ना, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O इन अ रेशियो ऑफ 2:1, तो पूरा लिखना पड़ रहा है ना मेरे को वहां पर। तो इसीलिए इसको जो आपकी बुक में समझाया हुआ है वो इसी तरीके से समझाया है कि भैया यहां पर केमिकल रिएक्शन का मतलब एक प्रोसेस, कि एक प्रोसेस है वो। और जब मैं केमिकल इक्वेशन की बात करता हूं तो वहां पर एक रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक मेथड के थ्रू। किसके थ्रू कर रहा हूं? ये एक मेथड है और ये एक प्रोसेस है। तो यहां पर इन चीजों को समझना है कि मैं केमिकल रिएक्शन की जब बात करूंगा तो अच्छा ये एक प्रोसेस है एक, और जब मैं केमिकल इक्वेशन की बात करूंगा तो क्या ये एक मेथड है, और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। आप इसको अपनी बुक से भी फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इतनी बात समझ आई। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, जो कि आपकी बुक में पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए, वो दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का। अब जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम रिबन पे एक आयरन, मैग्नीशियम रिबन पे जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे होते तो हमें पहले उसको रब करना पड़ता है। अब उसको रब क्यों करना है? सिंपल सी बात है कि यानी कि उसके ऊपर कोई लेयर होगी। अगर उसके ऊपर कोई लेयर है, अगर उसके ऊपर कोई लेयर है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस लेयर को हटाना पड़ेगा। यानी कि अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, अभी मैग्नीशियम क्या रिबन है, मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन को अगर मेरे को इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन वाला आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर हमें कहा है कि हमें जो मैग्नीशियम रिबन है अगर इसको मेरे को जलाना है
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रब करना पड़ेगा। क्यों रब करना है? क्योंकि भैया जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर आ गई है जिसको हम बोलते हैं, किसकी लेयर आ गई भैया? ऑक्साइड की लेयर आ गई है। किसकी लेयर आ गई? ऑक्साइड की लेयर आ गई है। अब इसको जलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर आई है इसको मेरे को रब करना पड़ेगा। जब मैं इसको रब करूंगा तो मेरे पास जो साफ सुथरा मैग्नीशियम है वो मिलेगा। मिल गया मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम मिला मेरे को, इस मैग्नीशियम को मैं क्या करूंगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगा। किसके साथ? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैं इसको बर्न करूंगा, देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको? यहाँ पर मेरे को समझाने में कितनी दिक्कत आ रही थी अभी। मैग्नीशियम लिख रहा हूँ, फिर ऑक्साइड लिख रहा हूँ, फिर ये, लेकिन यहाँ पे मैंने सीधा क्या लिखा कि मैग्नीशियम को मैंने क्या करा? बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन एयर। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये बात समझ आई। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है? एज रिबन है ना, इसको यहाँ पर हम ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं कि क्या भैया ये एक रिबन है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? इन एयर। मतलब यहाँ पर एयर की बात मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं एयर की तरह इसको ले रहा हूँ। तो जब मैंने इसको बर्न करा इसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा, तो उस बर्न को भी क्या मैं मेंशन करूंगा इस रिएक्शन में? हाँ जी करूंगा। मैं ऐसे लिख दूंगा, हीट को मैग्नीशियम को बर्न करा एयर की प्रेजेंस में, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे से? मेरे को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? MgO। क्या मिलेगा? MgO। ये बात समझ आई? तो अब आप उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ से चीज़ स्टार्ट करी थी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एक प्रोसेस और केमिकल इक्वेशन एक मेथड है उन चीज़ों को दिखाने का, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। ये बात समझ आई? और दूसरी बात जो हम कहते हैं इस बुक में जो लिखी है कि जो मैग्नीशियम रिबन है विच वी यूज यूजुअली हैज़ कोटिंग ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जो मैग्नीशियम है उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो रखी है। अगर उसको मेरे को जलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको रब करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसे ही उसको जला दूँ तो थोड़ा स्लो जलेगा। क्यों? उसके ऊपर कोटिंग है ना, तो टाइम लेगी थोड़ा यूज टू होने में। ये चीज़ क्लियर हुई? यही आपके एनसीईआरटी में पहला टॉपिक था कि हम चीज़ें स्टार्टिंग यहाँ पर से करते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और केमिकल रिएक्शन में जो हम पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैग्नीशियम रिबन का। ये चीज़ समझ आई? अच्छा, ये तो थी थोड़ी सी टेक्निकल बातें। अब अगर मैं बेसिक तौर पे देखूं कि हम अगर अपनी दिनचर्या से जुड़ के इन चीज़ों को देखें कि हम अपनी डेली लाइफ में कहीं देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं पर हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या क्या एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम समझ पाएँ कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन तो हमारे अगल बगल भी होता है। तो पहली चीज़ अगर हम देखें कि पनीर, जो पनीर बना वो भी तो इसी से बना। या अगर हम कर्ड की बात करें, दूध की बात कर लेते हैं भी, जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड जो बनी वो भी तो ऐसी बनी है ना। या अगर हम कोई और चीज़ ले लें, हम अपने घर में खाना बना रहे हैं, मेकिंग फूड, तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं हम हीट की प्रेजेंस में ही काम कर रहे हैं, मेकिंग फूड इन किचन। ये बात समझ आई? जो कि आपकी बुक में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, है ना। या अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की, जो फ्रेगमेंटेशन है ग्रेप्स का, फ्रेगमेंट करते हैं ना उनको, जिससे कि आगे जाके उनसे अल्कोहल भी बन जाता है, ठीक है, फ्रेगमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम डेली बेसिस पे भी इन चीज़ों को देखते हैं अपनी लाइफ में कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, और हम इनको कंसिडर करते हैं कि अच्छा हाँ केमिकल रिएक्शन तो हर जगह हो रही है, हम उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? इसमें मुझे नहीं लगता, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल देना, इसको हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर हमने बात करी पनीर की, दही की, खाना बनाने की या फ्रेगमेंट होने की। तो यहाँ पर से जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें एक चीज़ और समझ आती है कि पता कैसे चलेगा कि भैया केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमें पता तो है कि इसमें होती है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसकी, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, इस चीज़ को समझते हैं कि हम यहाँ पर से किस किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कुछ ऐसे उसको पहचानने के तरीके हैं क्या हमारे पास
कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो है हमारे पास कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो पहला आता है चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे हमने बात करी कि भैया सिंपल सी है कि पानी था, उसका हमने टेम्परेचर चेंज करा, बर्फ़ बन गया। या पनीर ले लो, घी ले लो, कि हमने उसको रखा, कुछ देर फ्रेगमेंट हुआ, तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है कहीं ना कहीं, कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। क्या हो जाए? उसकी स्टेट चेंज हो जाए, चेंज इन इट्स स्टेट। क्या? कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से कोई गैस निकली क्या? जैसे हमने चावल बनाए और उसमें स्टीम बनी, पानी गर्म हुआ कुकर में, तो स्टीम इवॉल्व हुई ना, हमें पता चल गया भैया चावल बन गया। कितनी सीटी आई? 4 सीटी आई। बड़ा बेसिक सा है ये। या अगर कोई चीज़ सड़ गई तो उसमें से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। या अगर दही, दूध से दही बनी, तो अब वो उसका स्टेट चेंज हो गया। पहले वो लिक्विड स्टेट था, अब वो थोड़ा सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, है ना? ये चीज़ है। तो दूसरी चीज़ क्या आती है? स्टेट की हमने बात करी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसका इवोल्यूशन हो रहा है? गैस का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि भैया गैस निकली, मुझे पता चल गया। अच्छा गैस निकली तो मुझे पता चल गया चावल बन गए। गैस निकली तो मुझे पता चल गया कि हाँ लीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम आगे जाके देखेंगे कि हम बात करेंगे वहाँ पर कि अच्छा हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो रिएक्शन हो रही है, तो उस हाइड्रोजन गैस के बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कि अच्छा इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये कौन सा मेटल एलिमेंट होगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि जहाँ पर से हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी किसकी होगी? केमिकल रिएक्शन की होगी। और एक चीज़ जो शायद बच्चे यहाँ पर बहुत बार भूल जाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये क्या है? मान के चलो तुमने चाय बनाई, ठीक है, तुमने जब चाय बनाई तो पत्ती तो अलग हो गई ना, वो प्रेसिपिटेट बचा है उसका, वो प्रेसिपिटेट है, वो बच गई, नीचे है वो। जब पूरा चाय बना उसके बाद वो नीचे बच गया। जैसे घी बना उसमें ना, तो इसी चीज़ क्या? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रेसिपिटेट जो बचा, शायद इसकी स्पेलिंग गलत होगी, इसको देख लेना तुम, ठीक है, ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ से हमें पता चलता है क्या कि यहाँ पे भी भैया क्या और ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। दूसरी बात, हमने 3 चीज़ें देख ली कि भैया स्टेट चेंज हो जाए पता चल जाएगा, गैस निकल रही हो पता चल जाएगा, प्रेसिपिटेट बन रहा हो पता चल जाएगा। और 2 चीज़ें जो बड़ी आसान हैं वो है एक तो टेम्परेचर। क्या? एक तो टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर चेंज हो गया तो हाँ जी पता चल सकता है, टेम्परेचर चेंज हो गया तो पता चल सकता है। और 5वीं बात क्या हो सकती है? 5वीं बात होगी कि हमने स्टेट चेंज कर दी, हमने गैस निकाल दी, हमने प्रेसिपिटेट बना दिया, टेम्परेचर। एक चीज़ क्या बची? कॉमन, कलर। कलर भी तो चेंज होगा, कलर भी तो चेंज हो जाएगा उसका। कहने का मतलब ये 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई भी है कि नहीं हुई, पता कैसे चलेगा? हमने बात तो कर ली कि डिफरेंशिएट कर दिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर मोटे मोटे तौर पे करें तो इसको हम प्रोसेस बोल देते हैं, इसको मेथड बोल देते हैं। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि हो गया? हम कहेंगे अच्छा स्टेट चेंज हो रही है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा गैस निकली तो उसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा प्रेसिपिटेट बना क्या किसी में, उसको भी बोलेंगे। टेम्परेचर चेंज होगा तो उसको भी बोलेंगे। जैसे तुम्हारे आगे अभी जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, फर्दर आगे जाएंगे इस चैप्टर में, तो हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखते हैं जो बहुत जगह यूज़ भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिला तो भैया इवॉल्व हुई गैस, है ना, इवॉल्व हुई गैस। तो वहाँ पर ये चीज़ समझ आती है कि अच्छा गैस इवॉल्व हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, वही बेसिक सी चीज़ है जो कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोलते हैं, उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। वहाँ पर हम इसको समझेंगे। टेम्परेचर चेंज, वही इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में टेम्परेचर चेंज होगा ना, गैस निकलेगी, या बहुत चीज़ें होती हैं। और कलर ऑब्वियस, जो हम आगे जाके देखते हैं, जो हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे जाके, कि कलर भी चेंज होता है, लिटमस का चेंज होता है जैसे कलर, तो वो भी एक काइंड ऑफ रिएक्शन ही है। ये बात समझ आई आपको? ठीक है। तो इसके बाद जितना आज हमने इसमें पढ़ा, आज जो डेट है वो है 21 अगस्त
2026। आज हमने इसका बेसिक एक चैप्टर का इंट्रो लिया है, ठीक है, बेसिक एक इंट्रो लिया है। उसमें हम ये समझ रहे हैं कि चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। शायद यहाँ पर मैंने 1 साल आगे बढ़ा दिया तुम्हें, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना कि चीज़ों को थोड़ा बेसिक लेवल से समझोगे ना तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगी। कि तुम्हें बस यहाँ पर समझना कि अच्छा रिएक्शन अलग होती है, इक्वेशन अलग होती है। कहने का मतलब कि जब मुझसे कोई पूछ भी लेना, घर वाले, ताऊ जी, अंकल जी, कि भैया बता, फ़र्क बता दोनों में क्या होता है फटाफट, तो मैं बोल सकूँ कि अंकल देखो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती है और उसको लिखने का जो मेथड है वो मैं केमिकल इक्वेशन में आपको बता दूंगा। तो आपको पिन पॉइंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकूँ। हालांकि उसके बाद आप एक आंसर राइटिंग जब बनाएंगे, जैसे कि हमने देखा कि हमें लैंग्वेज कैसे बनानी, वो आप बुक फॉलो करेंगे और जिस तरीके से हम साथ में पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो और बेहतर ढंग से आपको समझ आने लगेंगी। लेकिन मेन बात ये कि आप अपने दिमाग में उन चीज़ों को कितना होल्ड अप करके रख पा रहे हैं। इस वीडियो के बाद अगर आप इन 2 चीज़ों को भी समझ गए ना कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, केमिकल इक्वेशन एक मेथड है, तो मेरा मेन मोटो यहाँ पर यही 2 चीज़ें समझाने का था अभी इस वीडियो में कि आप उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर आप पिन पॉइंट चीज़ें पकड़ पाओ कि अच्छा ठीक है, कि ऋषभ भाई ने बताया कि आज ये मेथड होता है भाई, ये केमिकल इक्वेशन एक मेथड है, या मैंने उसकी वीडियो देखी थी उसमें पता चला कि एक प्रोसेस है वो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और समझ लिया उसमें कि क्या, कि पता कैसे लगाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन हुई, कि इन 5 चीज़ों से मैं पता लगा सकता हूँ। तो अभी इस टॉपिक को स्टार्टिंग है तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक दिन के गैप में, मतलब आज आई फिर कल आई, मतलब हफ्ते में 5 दिन वीडियो आएंगी। आपको इसी तरीके से फर्दर चीज़ें पता लगती रहेंगी, या अगर मेरे को लगा कि ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए तो वो भी हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखें पढ़ाई में, इम्पॉर्टेंट वो है। जितना कंसिस्टेंट रखोगे उतनी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। लेकिन बेसिक को मत छोड़ना। पहला पन्ना है बुक का, छोड़ो इसको क्या पढ़ना, साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है उसको क्या पढ़ना, पूरी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कवर होनी चाहिए। तब जाके जो चीज़ें आगे बनने वाली वो आपको आसान लगेंगी। अगर आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन समझ गए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ गए कि कंबशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डिकम्पोजिशन होती है, तो आपको आगे जाके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसीलिए कि अभी जो चीज़ समझ आ रही है ना कि ये जितना भी अभी पढ़ा है इसको पढ़ो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने इतना पढ़ा, इसके आगे जब आपको समझ आएगा। अगर आपने इसी को नहीं पढ़ा फिर आगे समझ तो आएंगी चीज़ें, इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं आएंगी। आई बात समझ में? तो अभी इसको हम इतना ही रखते हैं और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।